नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए लीला चिरंतन उपन्यास का 8वां अध्याय। लेखिका आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी जी का अन्य उपन्यास कहानी का लिंक और लीला चिरंतन का आगे के अध्याय, पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी कहानी और उपन्यास पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लीला चिरंतन अध्याय 8, लेखिका आशापूर्णा देवी। और आखिरकार एक नई घटना घट ही गई। माँ कॉफी लेकर कमरे में दाखिल हुई ही थी कि आशीन डॉक्टर ने कहा, यह बात तो मानती ही होंगी मिसेस लहरी कि मैं आज आप लोगों से सहज भेंट करने नहीं आया। दरअसल मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। डॉक्टर मेरी माँ को मिसेस लहरी ही कहते हैं। उनके साथ भी वही समस्या है। भाभी कहें या बहुरानी, दोनों ही संबोधन उनको रास नहीं आते। प्रस्ताव? माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। प्रस्ताव मतलब? मुझे माँ की बात से थोड़ी हैरानी सी हुई, बल्कि मैं संकोच में पड़ गई। माँ का रवैया मुझे ठीक नहीं जान पड़ा। उसने बड़े रूखे ढंग से पूछा भी था, लेकिन आशीन डॉक्टर वैसे ही सहज बने रहे। उन्होंने कहा, अब आप जो भी कहिए। मैं कह रहा था कि आपके नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर तो खाली ही पड़ा रहता है। वहाँ के कमरे में अनाप शनाप चीज़ें पड़ी हैं। वे खास किसी काम में आती भी नहीं। अगर आप वह हिस्सा किराए पर दे दें तो वहाँ मुसीबत की मारी एक विधवा महिला पड़ी रहेगी। मुसीबत की मारी विधवा महिला? माँ ने धीरे से कहा, किराया देने वाली ऐसी क्या बात है? उसे तो ऐसे भी रहने के लिए दिया जा सकता है। अचानक बुआ के मुंह से कोई शब्द फूटा, लेकिन वह किसी के पल्ले नहीं पड़ा। ऐसा लगा कि वह कुछ कहते कहते रुक गई हैं। डॉक्टर ने चीर परिचित मुस्कान के साथ कहा, ऐसे वैसे तो यहाँ रहने के वे तैयार नहीं होंगी। काफी बुजुर्ग महिला है। असल में बात क्या है पता है? इसके बाद डॉक्टर ने अपनी बात का खुलासा करते हुए जो कुछ कहा उसका सारांश यह था कि वह विधवा महिला उनके एक मरीज की माँ है। मरीज अभी अभी चल बसा है। वह महिला जवानी में ही विधवा हो गई थी और अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर भरी पूरी ससुराल में बड़े कष्ट के साथ जीवन काटती रही। बच्चे बड़े हुए। बड़ा लड़का इंजीनियर एक शानदार कंपनी में कार्य करता था। वह कंपनी से मिली कोठी में माँ और भाई को उस पुराने और पुश्तैनी घर के गंदे माहौल से निकाल कर ले आया। उसने अपना एक खूबसूरत संसार भी बसाया। उसकी माँ उसके लिए लाखों में एक किसी युवती को उसकी दुल्हन बनाने के सपने देख ही रही थी कि इसी घड़ी पता चला कि उसके बेटे में मौत के बीज पड़े हुए हैं। आशीन डॉक्टर उसी कंपनी के डॉक्टर थे। हालांकि वे कैंसर के विशेषज्ञ नहीं थे, तो भी मरीज के इलाज की जिम्मेदारी का भार लेते हुए उसके घर बार का जिम्मा भी एक तरह से उनके कंधों पर आ पड़ा था। मरीज तो खैर बचा नहीं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिंदगी की इस दौड़ में हार गए डॉक्टर से उसकी माँ कभी बेरुखी से पेश नहीं आई। इसे उसने अपनी बदकिस्मती बताया, जिसके सामने किसी की भी नहीं चलती। लेकिन डॉक्टर को अपना पूर्व जन्म का बेटा कहकर उसने अपने स्नेह के बंधन में बांध लिया। कर्मचारी की मौत के बाद घर वालों के लिए कोठी रख छोड़ना मुश्किल था, तो भी कंपनी की वह कोठी माँ के पास काफ़ी दिनों तक रही। अब वह कहीं कहाँ जाए, घर की समस्या है। लेकिन उसका छोटा बेटा, उसके साथ भी किस्मत ने बड़ा ही अजीब मजाक किया है। बड़ा लड़का जहाँ हीरे का टुकड़ा था, छोटा एकदम जड़ पत्थर। पढ़ने के बाद भूल जाता कि उसने क्या कुछ पढ़ा है। जवान हो जाने के बावजूद वह बच्चा बना हुआ है। वह महिला अब यह नहीं चाहती कि अपने बेटे को साथ लेकर उसी पुरानी और पुश्तैनी खिचखिच में लौट जाए और वहाँ ससुर और देवर के ताने सुने। दूसरे उस बेटे के साथ लेकर वह किसी अकेले फ्लैट में भी नहीं रह सकती, और ऐसा कोई छोटा मोटा ही सही फ्लैट मिलेगा भी कहाँ। इधर कंपनी की कोठी छोड़ पाने का उसे बड़ा भी दुख है। अब जैसे भी हो, उस बेचारी के लिए सिर छुपाने की कोई जगह मिले, इसका दायित्व उसके इस पूर्व जन्म के पुत्र के कंधे पर आ पड़ा है। इसलिए मिसेस लहरी अगर थोड़ी कृपा करे तो सिर्फ वह महिला ही नहीं, यह आशीन डॉक्टर भी परेशानी से बचे। वह महिला 2 कमरे में अपना गुजारा कर लेगी और 1000-1500 रुपये हर महीने किराए भी चुका देगी। माँ ने एक बार फिर उसी रुखाई से पहले की तरह पूछा, ये कहानी गड़ी गड़ाई तो नहीं है ना? मेरा जी इस बात पर जल उठा। माँ भी कभी कभी क्या कुछ बक देती है। यह क्या बात है? पिताजी पर अपना गुस्सा निकालने की जिद में माँ क्या पागल हो गई है? यह तो इस भले आदमी का अपमान करने जैसी बात है। बुआ के साथ फूफा जी भी हैरान से दिख पड़े।
आशीन डॉक्टर का चेहरा भी तमतमा उठा था, लेकिन तो भी उन्होंने बड़े संयत भाव से पूछा, क्या आपको मेरी बात का भरोसा नहीं मिसेस लहरी? आप ही बताइए आखिर इसकी वजह क्या है? लेकिन माँ जस की तस बनी रही, बोली, वजह एकदम साफ है। एक अभावग्रस्त और परेशान गृहस्थी को डुबाने से कैसे उबारा जाए, इसलिए यह सिल्वर टॉनिक की पर्ची उसके हाथों में थमाई जा रही है। अच्छा, तो यह बात है। मैंने माँ को रोकने की कोशिश भी की। ओह, तो माँ सारी घटना को अपनी तरफ से और अपनी तरह देख रही है। उसने तभी आशीन डॉक्टर की मेहरबानी भरी कोशिश को बड़ी बेरुखी और सवालिया नज़रों से देखा था। आशीन डॉक्टर इतनी देर में सहज हो गए थे। उन्होंने कहा, आपने गलत समझा है मिसेस लहरी। इस घड़ी आप क्या सोच रही हैं, यह बात मेरे दिमाग में हरगिज नहीं आई। मेरी बातों में कोई लाग लपेट नहीं है। वह भद्र महिला सचमुच बहुत परेशान है। माँ ने कहा, तो फिर ठीक है। और जैसा कि आपने अभी बताया कि वह एक बुजुर्ग महिला है, तो नीचे वाले घर में रह लेगी ना? अरे आप क्या कह रही हैं? आशीन डॉक्टर ने कहा, अभी तो जैसे भी हो उन्हें सिर छुपाने को जगह चाहिए। अगर इस पूर्व जन्म के पुत्र के लिए कोई फ्लैट खोज पाना संभव होता तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, और यह अभी नामुमकिन है। आप नीचे वाले जिस घर की बात कह रही हैं उसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। आपके उन 2 कमरों में जितनी जगह है उतनी तो मेरे 2,500 वाले फ्लैट में भी नहीं है। मैं वे सब देखने में तस्वीरों जैसे लगते हैं, लेकिन होते हैं छोटे छोटे फ्रेमों में कसे हुए। अब उस जमाने के घरों में और आपके नीचे वाले कमरे में घर गृहस्थी के सारे सामान और सरंजाम भी हैं। वही खाने की मेज है, चाय की मेज है, कुर्सियां मोड़े पड़े हैं, बाकी भी कितनी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। इसलिए मैंने सोचा आपको कोई खास परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और उस भद्र महिला की भी जान बच जाएगी। इसके सिवा मेरे मन में और कोई बात नहीं थी। कहते कहते आशीन डॉक्टर थोड़ी देर रुके और फिर बोले, जब आनंद यहाँ था तो मैंने सोचा था कि उससे कहकर देखूंगा, लेकिन इसके बाद वह हौले से मुस्कुराए और फिर कहा, हम जैसे अभागों से उसकी भेंट भी नहीं हो पाई। तो फिर ठीक है, माँ ने कहा, आप उस भद्र महिला को बता दीजिए। इसके अलावा इस सारे मामले में आपकी वह एक तीर दोष शिकार वाली बात भी एक हद तक पूरी हो गई है कि नहीं? इतनी देर तक चुप बैठे फूफा जी को अचानक क्या सूझा, उन्होंने पूछ लिया, अच्छा उस भद्र महिला की उम्र क्या होगी? यही 50 के आसपास, आशीष डॉक्टर ने बताया। फूफा जी ने खुशी प्रकट करते हुए कहा, फिर तो बहुत ही अच्छा हुआ, पर मैं घर में किसी गार्जियन की तरह। लेकिन तभी बुआ जी ने आदतन, और यह आदत उन्होंने अभी कुछ दिनों में ही लगा ली थी, पूरी तरह डांट के साथ कहा, तुम चुप भी करो, कौन आदमी कैसा है तुम्हें पता है? बुआ के इस खींच भरे हमले में ऐसा लगा कि माँ भी थोड़ी हिल गई। उसने छूटते ही कहा, फूफू तो समझ गई ना, बेचारी को अभी अभी कैसा शोक झेलना पड़ा है। मेरे लिए अभी सबसे बड़ी और काम की चीज़ वही है। अगर हमारी आंखों के सामने हमेशा कोई चमकीली चीज़ कायम रहे तो कहा नहीं जा सकता, इससे जी भी भर जाता है और हो सकता है इससे चिढ़ भी हो जाती है। आखिर हम इसी हाड़ मास से बने आदमी हैं। हालांकि बुआ एक अक्खड़ गवार की तरह तनी रही। फिर तो मैं तुम्हें स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकती हूँ भाभी कि अगर तुमने इस घर में किराएदार घुसाया तो वह कभी नहीं निकलेगा। इसे तुम जिंदगी भर का सरदर्द ही समझना। फूफा जी ने एक बार फिर अपना मुंह खोला, अरे तो इसमें नुकसान ही क्या है? इससे एक स्थायी रकम मिलती रहेगी। तुम्हारी भाभी जब भैया का पेंशन लेने को राजी नहीं तो इससे। आशीन डॉक्टर थोड़ी देर तक बुत बने माँ के चेहरे की ओर देखते रहे, फिर बोले, अच्छा तो यह बात है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? यह तो हर तरह से कानूनी सम्मत है। माँ आदतन थोड़ी सी मुस्कुराई और फिर बोली, क्या कानूनन ठीक है और क्या गैर कानूनी, इस बात को लेकर मतभेद तो हो सकता है डॉक्टर साहब। अब यह सब जाने दिए, आप उनसे कह दीजिए कि जब जी में आए यहाँ चले आए, कमरे वगैरह ठीक ठाक मिलेंगे। मैं अब भी यह नहीं समझ पा रही थी कि माँ इतनी सहजता से घर को किराए पर देने की बात मान जाएगी, और मैं तो बात शुरू होने पहले से ही यह सब समझ नहीं पाई थी। लेकिन बुआ तो एक बारगी फट पड़ी जैसे। लो, अब सब कुछ एक झटके में ही तय हो गया है। इस बीच जबकि इनके कलकत्ता तबादले की बात चल रही है, हम लोग कलकत्ता आकर तो एकदम से अनाथी हो जाएंगे, मैंने सोचा था। लेकिन फूफा जी ने जल्दी से अपनी बात हंसते हुए शुरू की, बात ही चल रही है तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, यह कह सकते हैं कि सपना देखा जा सकता है, और अगर ऐसा ही है तो कभी ना कभी तो आ सकते हैं ना तब। और कलकत्ते में मकान का मिलना मजाक है क्या? अपना घर दूसरों के हाथ लग जाए। और ऐसा जान पड़ा कि फूफा जी इस तरह की बातचीत से परेशान से हो उठे, इसलिए उन्होंने कहा, यह घर तुम्हारे लिए चाहे जो हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ससुराल है। बुआ खींच उठी। उन्होंने डांट दिया, बेकार की बहस मत करो।
क्या यह मेरे बाप का घर नहीं है? क्या उन्होंने नहीं बनाया? क्या इसमें मेरा कुछ शेयर नहीं? अचानक यह सारा परिवेश इतना जहरीला हो जाएगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मैंने देखा फूफा जी का चेहरा मारे संकोच के जमीन पर गड़ गया, लेकिन माँ ने बड़े अविचल भाव से कहा, कुछ भी बात है क्या कुकू? एकदम 50-50 है, और इस बात को भूलकर भी मत कहना या जी में ना बैठाना। अच्छा किया कि तुमने याद दिला दिया। आशीन डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है कि मैं तो घर में फूट पैदा करने वाला हो गया। खैर, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ और अब चलता हूँ। उस बेचारी भद्र महिला को मैंने थोड़ा भरोसा जरूर दिलाया था, और क्या, माँ ने उसी सहजता के साथ कहा। उस भरोसे को तोड़ने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि खूकू जब कभी भी कलकत्ता आकर गृहस्थी बसाएगी तो उसे सारे का सारा दोतल्ला मिल जाएगा। लेकिन एक बात और, किराए के तौर पर जो भी रकम मिलेगी उसका आधा भाग उसके रामपुर हाट वाले पते पर मनी ऑर्डर के मार्फत भेज दिया जाएगा। नहीं, मेरी माँ तो पूरी तरह और बुरी तरह बदल गई है। मेरी माँ तो आज तक किसी के मुंह के सामने कोई उपदेश वाली बात भी नहीं बोल पाती थी, और इस बारे में तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वही माँ? हाँ, इस बदलाव को तो मैं उसी दिन ताड़ गई थी जिस दिन उसने मुकुंदगंज के आनंद लहरी से सीधी बहस की थी। माँ सचमुच बदल गई है, वरना बुआ के सामने इस तरह। और बुआ तो जैसे सन रहेगी, मगर वह नीम के पत्ते चबा रही थी। बोली, मैंने ऐसी जोड़ तोड़ वाली बात तो नहीं की। तुम्हारा दोतल्ला कौन मांग रहा है? माँ ने कहा, अरे भाई, तू भला क्यों कुछ कहने या मांगने जाएगी? यह सब तो मुझे ही सोचना था। दोतल्ले की ऐसी क्या बात है, और इसमें भला मेरा क्या आता जाता है? अपनी दोनों बेटियों को लेकर नीचे वाले कमरे, सहन और रसोई घर के साथ लगे छोटे कमरे में हमारा गुजारा बड़े आराम से हो जाएगा। बुआ ने छूटते ही पूछा, सिर्फ 2 बेटियों के साथ? क्या मतलब? अपने बेटे को क्या तुम अपने हिसाब में नहीं जोड़ रही हो? माँ थोड़ी गंभीर हुई और मुस्कुरा कर बोली, उसने अपने आप को सारे हिसाब किताब से बाहर कर लिया है रे कुकू। अब वह यहाँ नहीं, इस घर में नहीं रहेगा। वह अपने दोस्तों के साथ किसी मेस या हॉस्टल में रहेगा। उसने तो अपना इंतजाम पहले से ही कर लिया है। आशीन डॉक्टर का बुद्धि दीप्त चेहरा भी अचानक मुरझा गया, बल्कि बुझ गया। वे बोले, और यह बात से अब तो और भी ज़्यादा सीरियस है, और यह भी एकदम अचानक? माँ भी कमाल करती है। वह मुस्कुराते हुए बोली, अकस्मात या सीरियस जैसी घटना घट जाना तो आपके लिए आम बात है डॉक्टर साहब। आए दिन अकस्मात पैरालिसिस, अकस्मात सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, अचानक दिल की धड़कन, है कि नहीं? बुआ नाराज हो गई। यह क्या, सानंद इस घर में नहीं रहेगा? मैं यहाँ पिछले कई दिनों से हूँ, लेकिन मुझे किसी ने इस बारे में नहीं बताया। अरे जानबूझकर ही नहीं बताया, माँ बोली। अभी अभी तो तेरी शादी हुई है, तू अभी दूसरी दुनिया में, इसलिए अचानक तेरे सिर पर हथौड़ा पटक देने की मेरी इच्छा नहीं हुई। बुआ बोली, क्या कह रही हो तुम? अभी अभी शादी हुई है? अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं उसे समझा बुझाकर मना लेती। माँ ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, मना लेती किसको? मुकुंदगंज के लहड़ी घराने के वंशधर को? तुम तो हर बात हंसकर टाल देती हो भाभी। बित्ते भर का छोकरा घर में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? उसने कहा और तुमने उसे मान लिया। अगर कोई अपना रास्ता चुनकर उस पर चलना शुरू कर दे तो फिर उसका रास्ता रोकने का कोई सवाल ही कहाँ पैदा होता है कुकू? और वह क्या कोई बित्ते भर का छोकरा है? तुझे मालूम है कि सांप से भी ज़्यादा जहर बिस खोपरे में होता है, और पॉलिटिक्स और पार्टी का असर खूबसूरत औरत के जहर से भी कहीं ज़्यादा होता है। वह पार्टी वार्टी का काम करता है? यह पूछकर बुआ धाएं से वहीं जमीन पर बैठ गई। फिर रुआ से गले से बोली, मैं इतने दिनों से यहाँ पड़ी रही, मुझे तो कुछ ऐसा जान नहीं पड़ा, और अचानक इन्हीं कुछ दिनों में यह सब पार्टी से जुड़ने का मतलब क्या है पता है? आदमी का 12 बज जाना। सत्यानाश। आशीन डॉक्टर भी ठगे से रह गए। यह सुनकर ऐसा लगा कि मैं फूट फूट कर रो पड़ूं। सचमुच, क्या सचमुच ऐसा ही था? कहाँ चला गया हमारा वह स्वर्ग? लेकिन रोना बिसुरना मुमकिन था नहीं। लेकिन इसके बदले चीख चिल्लाकर जो कहने की चाहती, क्या वह कर पाना मुमकिन था? अगर ऐसा कुछ कह पाना मुमकिन हो पाता तो मैं यही पूछती कि हमारा जो स्वर्ग छिन गया, खो गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन कौन? क्या आप संभाल नहीं पाए? फिर क्या आपको यह बताने में शर्म आ रही है कि झिझक हो रही है? क्यों? तो फिर आप एक धूमकेतु की तरह यहाँ क्यों हाजिर हुए? हो सकता है आप बड़े भले आदमी हैं, लेकिन आपकी वह तमाशाबीन बीबी, क्या उन्होंने हमारे सारे सुख चैन को तबाह नहीं कर दिया? क्या आपको इस बात का जरा भी एहसास नहीं? और मैं मन ही मन इस तरह की बातें लगातार करती रहती।